So let us talk about the definite integration as a limit of sum in the chapter definite integration और definite integration as a limit of sum। इसके अंदर में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या पढ़ने वाले? फंडामेंटल थ्योरम। लेट मी राइट इट डाउन हियर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम कई बार फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द इंटीग्रेशन भी कह देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है ना, ये भी बोल देते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोल देते हैं हम लोग। क्या है? आराम से समझिए दोस्तों इसको। लेट अस से कोई एक हमने ग्राफ बना लिया एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, एक फंक्शन बना लिया, ये रहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। वेट अ सेकेंड प्लीज। और लेट अस से ये एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है दोस्तों। और ये ग्राफ जो बनाया ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं a से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स। a कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है, लेट अस से x इक्वल्स टू a, ये रहा पॉइंट, और लेट अस से x इक्वल्स टू b, ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इंटीग्रेशन a से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करें इसके अंदर में? इंटीग्रेशन a से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स हम निकालना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अब आप आराम से मेरी बात समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है ना। हमने क्या करा कि इस a से b इंटरवल को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया। बहुत सारे मतलब देखिए, ऐसे 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 बहुत सारे इक्वल भागों में तोड़ दिया हमने इसको, इक्वल भागों में तोड़ दिया। मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ये है a प्लस एच, ये जो पॉइंट है ये है a प्लस टू एच, और ये कितना है? a प्लस एन माइनस वन ऑफ एच, जहां पर h बहुत छोटा नंबर है टेंडिंग टू जीरो है, एंड n बहुत बड़ा नंबर है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। मतलब a से b का इंटरवल यानी b माइनस का a, इसको n बराबर भागों में तोड़ दिया सच दैट कि n इंटू एच की वैल्यू b माइनस का a है। n पार्ट्स हैं और ईच पार्ट की विड्थ h है। h बहुत छोटा नंबर टेंडिंग टू जीरो, ऑब्वियसली h पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा दोस्तों, ध्यान से देखें, ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है। ऐसा करने के पीछे जो लॉजिक है बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। वो ये है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं हम। तो एक तरीके से ये एरिया बाउंडेड फ्रॉम a टू b बाय एफ एक्स विद द एक्स एक्सिस निकालना चाह रहे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ वेरियस रेक्टेंगल्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ वेरियस रेक्टेंगल्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? कौन से रेक्टेंगल्स? ये छोटे छोटे रेक्टेंगल ही तो बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा ये वाला। अब मैं इसको कहूंगा कि आप मान के चलें ये अप्रोक्सीमेट है, इक्वल टू नहीं है, बट ये अप्रोक्सीमेशन सो क्लोज टू परफेक्शन है कि हम बहुत छोटे पोर्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा, फिर ये ऐसा, ये जो पोर्शन है ऊपर का 1 मिनट के लिए भूल जाओ इसे, ये नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जो नीचे बन रहा है ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब सी तो बन रही है, और क्या बन रहा है?
ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर स्लैब से तो बन रही है, ये दिस वन, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब बन रही है, तो सारी रेक्टेंगुलर स्लैब्स का एरिया ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब या तो ये ऊपर का जो एरिया है, द वन आई एम शेडिंग, ये कलर कर रहा हूं जिसको मैं, ये वाला, या तो आपका आंसर कम आएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये वाले एरिया तो छूट जाएंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा थॉट है क्या, कि ये वाला रेक्टेंगल ले लें, फिर ये वाला रेक्टेंगल ले लें, फिर ये वाला रेक्टेंगल ले लें, तो द वन मार्क्ड विद द रेड कलर ये फालतू आएगा, ये एरिया फालतू आएगा। मतलब नीचे वाला रेक्टेंगल के अंदर में बने हुए ट्राइंगल्स, ये वाला दिस वन, या तो ये छोड़ना पड़ेगा या ऊपर का फालतू लेना पड़ेगा, तभी रेक्टेंगुलर स्लैब बनेगी। मैंने क्या कहा, एन इन्फिनिटी को इसलिए टेंड करा क्योंकि जितना आप इन्फिनाइट करते जाओगे तो ये लाइन एक्चुअली जो ऊपर की जो कर्व की लाइन आ रही है एफ एक्स की, ये कर्विकल की बजाय इतनी क्लोज होगी तो ये कर्विकल नहीं रहेगी, लगभग लगभग ये सीधी हो जाएगी। व्हेन आई यूज द वर्ड लगभग, तभी तो मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, वो क्या है, सम ऑफ द वेरियस रेक्टेंगल्स का एरिया है। ठीक है, यानी इंटीग्रल ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बेसिकली समेशन ही है, एरिया ही है, एच विड्थ है हर एक की, ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, and it goes on up till f of a plus n minus का 1 of h। यहां तक मेरी बात समझ में आती है। और n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। ये बात समझ आ रही मेरी? यानी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप आराम से फिर से समझे इस बात को। इसे अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स समेशन f ऑफ a प्लस आर एच, फिर r वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर के n-1। ये इस वाली टर्म का मैंने छोटा वर्जन करके लिख दिया, h टाइम्स ऑफ दिस थिंग। r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो f ऑफ a आएगा, 1 पुट करोगे तो ये आएगा, आखिरी वैल्यू n-1 तक जा रहे हैं। या फिर इसको इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स समेशन, r की वैल्यू 0 की बजाय 1 से शुरू करें, n तक जाएं, एफ ऑफ ए प्लस आर एच करें, यानी आर की वैल्यू 0 नहीं, आर की वैल्यू 1 से शुरुआत करें, तो एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरुआत करें और एफ ऑफ ए प्लस एन एच तक। मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरुआत करें तो मतलब यहाँ से शुरुआत करें, तो बेसिकली ये वाले ट्राइंगल फालतू आ जाएगा। मतलब ये सेकंड पार्ट जो मैंने अभी समेशन का लिखा है ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें फालतू आ जाएंगी। मतलब जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा ग्रेटर देन आएगा और ये फर्स्ट पार्ट है थोड़ा सा लेस देन आएगा। छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया इसमें से कम होगा पहले पार्ट के तरीके से, और इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही थोड़ा है। जो फर्स्ट पार्ट है आप अपने आप सोच करके देखें, एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरुआत नहीं हो रहा, एफ ऑफ ए से शुरुआत हो रहा है। तो एफ ऑफ ए से शुरुआत हो रहा है तो यानी यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग ये वाले एरिया की बात होगी। ठीक है ना, ये वाले मतलब जो ऊपर का जो ट्राइंगल बन रहा है ये छूट जाएगा ऊपर का ट्राइंगल। और जो सेकंड वाला एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरुआत हो रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो बात ऊपर वाला कंसिडर कर रहा है, यानी फालतू आ रहा है उसके अंदर। यू गेटिंग इट? आई एम श्योर ये बात मेरी आपको 100% समझ में आ गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, राइट। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं,
तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स को लिख दिया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टाइम्स समेशन, क्या लिख दें, एच टाइम्स समेशन एफ ऑफ, यानी आर इक्वल टू 1 से लेकर के n, इसको कंसिडर कर लो या दूसरे को कर लो, 0 से लेकर के n-1 तक एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं। लेट अस कंसिडर, इससे हम शुरुआत कर लेते हैं और एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ स्पेशल केस जिसके अंदर में हम कह देते हैं लेट a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर NH जो है b माइनस का a है, NH की वैल्यू 1 माइनस का 0 है यानी 1 है, यानी है ना, क्योंकि b माइनस है ना, b तो 1 है और a क्या है, 0 है, सही है। तो एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एफ एक्स डी एक्स की बात करूं दोस्तों अगर मैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और NH की वैल्यू 1 आ गई है, तो h की जगह मैं, इनफैक्ट h टेंडिंग टू 0 है तो इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n टाइम्स समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n f ऑफ r बाय n, ये आ गया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर f ऑफ r बाय n आ गया, सही है। या फिर अगर आप और लिखना चाहते हैं इक्वल टू, वो ये भी बन जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n टाइम्स समेशन f ऑफ r बाय n, और r की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक जाएगी, एक ही बात है, सही है, ठीक है, दोनों डेफिनेशन से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एल्गोरिदम है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज अ सम, है ना, यही है ना टॉपिक का नाम अपने पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो अब इसका एक एल्गोरिदम है आगे, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, इसका एल्गोरिदम है एज अ लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पहली बात हम जिस भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा उसको एक्सप्रेस करेंगे द सीरीज, एक्सप्रेस द सीरीज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टाइम्स समेशन ऑफ f ऑफ r बाय n, वो अलग बात है, r की वैल्यू 0 से n-1 तक या 1 से n तक लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं उसमें। और फिर क्या करो आप, रिप्लेस कर दो किसको, समेशन को इंटीग्रेशन से, r बाय n को x से, एंड 1 बाय n को dx से, एंड 1 बाय n को dx से। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और तीसरी बात ध्यान जो रखना है, ऑब्टेन लोअर एंड अपर लिमिट्स, लोअर एंड अपर लिमिट्स बाय फाइंडिंग, क्या निकाल करके, बाय फाइंडिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ r बाय n, ठीक है ना, r बाय n को आप मानो कि वो x है एक तरीके से, ठीक है ना, फॉर दी लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ r रिस्पेक्टिवली। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, r बाय n की लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। मतलब क्या है, अब इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत छोटा बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, तभी मैंने कहा था एक तरीके से ये इंटीग्रेशन बेस्ड फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है ना। आपके पास सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया, फाइंड करो x² dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, हम सब जानते हैं इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x³ यानी 1/3 आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करना चाहूँ तो इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, या ये जो मेथड जो अभी अभी हमने सीखा उससे करना चाहें तो क्या बनेगी बात, ध्यान से देखो, f(x) बन गया x², हम जानते हैं a की वैल्यू 0 है
b की वैल्यू 1 है तो NH की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो f ऑफ a प्लस आर एच, ए तो 0 है यानी f ऑफ आर एच आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? अब व्हाट डज इट इम्प्लाई? अब इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखोगे अब आप? ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स समेशन f ऑफ a प्लस आर एच। आर की वैल्यू 1 से लेकर के आप n तक लिख दो, कोई इशू नहीं है। f ऑफ आर एच का मतलब आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये क्या बन गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ h टाइम्स ऑफ, ये क्या बनेगा? 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन अप टिल n स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर ऐसे बाहर ले जा सकते, एच क्यूब बन गया बेसिकली वो, ठीक है ना। यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ ये एच क्यूब टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का एडिशन क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। अब ये h की पावर 3 है, ये 3 ब्रैकेट हैं, सभी के अंदर में मैं एक एक h दे देता हूँ अंदर में, यानी 1/6 ऑफ ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 NH इंटू NH प्लस एच इंटू 2NH प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 6। इनफैक्ट ये 6 तो ऑलरेडी हम आगे ले चुके हैं, तो दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, राइट। तो ठीक है, अब क्या करा जाए? अब ये क्या बन जाएगा? अब NH की वैल्यू ऑलरेडी पता है अपने को 1 है, तो एज अ रिजल्ट दोस्तों 1/6 टाइम्स ऑफ ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखें। अब NH की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू ये 2, तो एज अ रिजल्ट दोस्तों 2/6 यानी 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग एच तो 0 है, ये भी 0 है। तो दोस्तों ये तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल से ये चीज़ निकालने का। आई एम श्योर आपको मेरी बात ये समझ में आई है कि मतलब क्या है इस बात का। अब जो मैंने, अब ये तो सिंपल ए से बी ये सब काम हमने कर लिया, ठीक है ना। अब हमने अभी ये भी लिखा है एक एल्गोरिदम कि हमने सीरीज को इस तरीके से लिखना है, फिर समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करना है। अब ये क्या चीज है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जो फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड आ गया, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्या काम करें? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अब जो मैंने एल्गोरिदम बताया उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें ध्यान से, आराम से। मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, लिमिट निकालनी है आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n+1 प्लस 1/n+2 एंड इट गोज ऑन अप टिल 1/2n। ये लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए, ठीक है। अब 1/n यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, तो 1/n+1 से लेकर के 1/n+n तक जा रहा है। ये 2n क्या है? n+n है बेसिकली, ठीक है। अब क्या करा जाए इसके अंदर में? बेसिकली ये लिखा हुआ है s इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन 1/n+r, r वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर के n, ये लिखा हुआ। अब ये वैसा ही फॉर्मेट बन गया। अब ध्यान से देखें दोस्तों, एल्गोरिदम पर आए। एल्गोरिदम में सबसे पहला पार्ट लिखा है एक्सप्रेस द सीरीज इस फॉर्म में, एफ ऑफ आर बाय एन फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। अब आर बाय एन में कैसे क्रिएट करें? अब आर बाय एन में क्रिएट करने के लिए दोस्तों इसको लिख दो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन, मैंने क्या करा इसमें से आर बाय एन, एन कॉमन ले लो आप, 1/n आपने ऐसे लिख लिया इंटू 1/1 प्लस आर बाय एन कर लिया। n कॉमन लोगे इसमें से तभी तो r बाय एन बनेगा ये, और r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है, हम जानते हैं। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ तक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब ध्यान से देखें, अब हमने उसी एल्गोरिदम पे चले, अगर f ऑफ r बाय एन तो क्रिएट कर लिया, अब समेशन की जगह इंटीग्रेशन r बाय एन की जगह x और 1/n की जगह dx करना है। तो आइए, अब समेशन की जगह हमने इंटीग्रेशन लिख दिया, 1/n की जगह हमने dx लिख दिया,
आर बाय एन की जगह हमने एक्स लिख दिया 1+x, और इंटीग्रेशन में लिमिट निकालनी है आर बाय एन की। आर की लोअर वैल्यू क्या, 1/n, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0। आर की अपर लिमिट क्या है, n/n, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी 1। यानी ये क्या बन गया, ln ऑफ 1+x आ गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। यानी आंसर आपके पास ln2 आ चुका है। तो हमने ये जो किया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब एक क्वेश्चन जो लग रहा था लिमिट का सवाल है, लेकिन उसको हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से किया। अब कुछ बच्चे इसको ऐसा सोच रहे होंगे, कैन वी डू दिस क्वेश्चन बाय सैंडविच थ्योरम ऑल्सो। सैंडविच थ्योरम में याद करो दोस्तों, अगर ये फंक्शन गिवन एफ ऑफ एन है, तो ये फंक्शन जी ऑफ एन और एच ऑफ एन के बीच में सैंडविच करना होता था, और इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अगर दोनों की सेम आएगी तो वो लिमिट एफ ऑफ एन की होगी। तब ये आप सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हो सवाल। अब यहाँ करके देखेंगे अगर आप दोस्तों, तो वो आंसर सैंडविच से नहीं आएगा बराबर, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए सैंडविच थ्योरम से सवाल को नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर यहाँ तक आप सबको मेरी बात ये समझ में आई। दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो चलिए फिर आगे चलते हैं।